अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो आप देख रहे हैं कि जो अमेरिका ईरान तनाज़ा है उसमें आज अमेरिकी सेक्रेटरी वॉर पीट हेग्सेथ और उनके साथ जनरल डैन केन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें जो उनका अपना इन्फ्लुएंस है इस खत्ते में नेवल ब्लॉकेट का और जो ऑपरेशन है उनका जिसमें उन्होंने कश्तियों को बाहर निकालना है 400 से ज़ायद, उसका जिक्र तो किया। लेकिन अहम बात यह है कि उसमें पीट हेग्सेथ ने यह कहा द सीज़फायर इज़ नॉट ओवर, दिस इज़ अ सेपरेट प्रोजेक्ट। यानी जब कल यूएई पे जो हमले हुए, यूएई की हुकाम के मुताबिक को 15 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल थे और ड्रोन्स थे, रॉकेट थे जो उन्होंने तबाह किए उनके दिफाई निज़ाम ने, और उनका इल्ज़ाम है कि ये ईरान की जानिब से किए। ईरान सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं करा, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस बीच में सऊदी अरब व पाकिस्तान तमाम ममालिक ने इस मामले की मजम्मत की है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। और ये खदशा था कि शायद यूएई पर होने वाले इन हमलों के बाद अमेरिका या इसराइल या यूएई को रिटेलिएट कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, और जो जंगबंदी जारी है या अमन के लिए कोशिशें हो रही हैं उनको ठेस पहुंच सकती है। लेकिन ये पीट हेग्सेथ का ये बयान जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, निस्बतन हौसला अफजा इसके बावजूद कि हॉस्टिलिटीज़ जारी हैं। क्या यूएई वाला मामला स्पॉयलर्स एक्ट है? ईरान ने ऐसा किया है तो क्यों किया है? फ्यूचर क्या होगा इस सिलसिले में? और ये जो इन्होंने कहा कि सीज़फायर इज़ नॉट ओवर, इसमें कितनी संजीदगी है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं? एक तो मामला यह है। फिर ट्रंप के हवाले से पोल्स आ रहे हैं। आए रोज़ जब भी ताज़ा पोल आता है हम प्रोग्राम में नशर करते हैं, चाहे वो इप्सॉस का हो, CNN का हो, रॉयटर्स का हो, वाशिंगटन पोस्ट या दीगर का। अब ताज़ा पोल ये बताता है कि डिसअप्रूवल 76% पे जा चुकी है। और यही नहीं बल्कि अब उनकी जो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मौसर तरीके से खदमात अंजाम देने की अहलियत है इज़ ऑल्सो अंडर क्वेश्चन बिफोर द वोटर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक इदारा है GB एक्सप्रेस, इन्होंने एक वर्ल्ड वाइड एक सर्वे करने की कोशिश की कि इस वक्त दुनिया में सबसे काबिल नफरत मुल्क कौन सा है, एंड दैट इज़ वन एंड ओनली नो अदर देन इज़राइल, कि ये सबसे काबिल नफरत मुल्क है अपनी बर्बरियत की वजह से, जंगों की वजह से, नस्ल कुशी की वजह से जो मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने बर्पा की है, बिलखुसूस गाज़ा में, लेबनान में और दीगर जगहों पे। 97.55% ये ग्लोबल पोल में इनके पास रेशो आई है। इसके बावजूद कि इसराइली जो असर रसूख है वो पूरी दुनिया के मीडिया पे आपको दिखाई देता है। फिर आज ही के दिन आपने देखा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है। यहाँ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में CDF आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने इसकी सरबराही की है। इसमें दो बड़े अहम नुक्ते हैं। एक तो ऑब्वियसली जो अफगानिस्तान के साथ मामला है उसमें उन्होंने जो टेरर नेटवर्क्स हैं, नेक्सेस हैं, उनके ऊपर बात की है और ये कहा है कि किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो ऑपरेशन गज़ब बिल हक़ है उसका जिक्र किया है। अफ़गान तालिबान रजीम का बार बार जिक्र किया कि ये गैर मनतकी और गुमराहकुन पॉलिसी के तहत ख़वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनाहगाहें फराहम कर रहे हैं। ये बार बार पाकिस्तान इसे रिट्रेट कर रहा है। और साथ जिक्र किया फिर जो मार्का हक़ था उसमें जो कामयाबी पाकिस्तान को मिली और उसके तनाजुर में जो फर्दर हमें ऑपरेशनल तैयारियाँ रिक्वायर्ड हैं उसका उन्होंने जिक्र किया। इन मामला बात करने के लिए आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब साहब, साबिक सफ़ीर ओमान में रह चुके हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब अहमद सईद मिनाज साहब, दिफाई तजिया निगार। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। इमरान साहब, आपके पास आने से पहले ज़रा मैं जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसके ऊपर मालूमात और तजिया ले लूँ ब्रिगेडियर साहब का। फिर साहब इसमें दो चीज़ें बड़ी पर्टिनेंट हैं, अफ़गान रजीम और फिर जो भारत के साथ मामला था उसका बड़ा तफसील से जिक्र हुआ, लेकिन अफ़गान रजीम के ऊपर बड़ा तफसीली नोट आया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस प्रेस रिलीज़ में जो ISPR ने जारी की है। इससे क्या मुराद ली जाए? जी, थैंक यू वेरी मच, आपने रवि साहब मुझे बुलाया। देखिए, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हमेशा उस मौके पर होती है, एक तो रूटीन की होती है जिसमें ऑपरेशनल जितनी अपनी एक्सरसाइजेस अमन के वक्त में की होती हैं, थ्रेट्स को प्रोजेक्ट करते हुए, तो उनकी वैलिडेशन की जाती है, तारीफें की जाती हैं और अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, कॉन्टीजेंसी प्लानिंग, आपकी लॉजिस्टिक्स, इन तमाम का अहाता किया जाता है। एंड देन वो जो है अपने कोई अगर गैप्स होते हैं उसको फिल करने की बात की जाती है। अब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारी सबसे बड़ी थ्रेट पाकिस्तान की सिक्योरिटी को क्या है, वो है मिनेट होती है अफगानिस्तान की जानिब से, जिसमें कि फितन खारिज यानी जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट है पूरी दुनिया के सामने। अब इसमें कोई अब दो राय रही कोई नहीं गई है, और जिस तरह की फंडिंग हो रही है, जिस तरह से इंडियंस की वहां पे इन्वॉल्वमेंट है, और जिस तरह जयशंकर या राजनाथ इंडिया में बैठ के एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स देते हैं, और जिस तरह की प्रो इंडियन स्टेटमेंट्स अफगानिस्तान की लीडरशिप की जो ये बुरी गवर्नमेंट अफगानिस्तान की उनकी जानिब से आती हैं, जी, तो एक बड़ा वाज़ेह नेक्सस जो है सामने उभर के आता है। तो लिहाजा इस वक़्त इस मेनेस को रोकने के लिए, इस अफ़रियत को कहते हैं ना कि इसको वंस फॉर ऑल खत्म करने के लिए पाकिस्तान ऑलरेडी अपने ऑपरेशंस जो है वो कोलैटरल डैमेज को अवॉइड करते हुए कर रहा है। उसके दोबारा से सारा अहाता किया गया, वन, और सेकेंडली जो फ्यूचर टारगेट्स हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो चमन में दोबारा से एक वेव आई है जहां पर
आपने कंसंट्रेट किया हुआ था इसमें अर्सफल फाटा के अंदर, तो अब नीचे साउथ में जाके वो चमन के इलाके में वो कुछ हरकतें कर रहे हो, वहाँ ड्रोन्स के जरिए शहरी आबादी को और स्कूलों को तबाह कर, जी किसी जी जी। सूरत भी काबिल कबूल नहीं। तो 11 कोर का पहले पेशावर वाले कोर कमांडर का तो देख लिया उन्होंने कि जिस तरह उनकी धुनाई की गई थी। मेरे ख्याल में उनको 12 कोर के जो कमांडर हैं, सदर्न कमांडर, उनकी तरफ से भी ढेर सारा सबक मिल गया है। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी जो है सालमियत के ऊपर किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। उसके लिए हमने देखा कि जिस तरह से हमने ऑपरेशंस किए हैं, इसमें किसी किस्म का कोलैटरल डैमेज नहीं है, और ना ही ये जो बदकिस्मती से वहां पे अबूरी गवर्नमेंट अफगानिस्तान में तालिबान की इस वक्त मुसल्लत की गई है, इसकी काबुल, कंदहार और ये पक्तिका के अंदर अलावा अगर आप देखें तो उनके रिट है ही कोई नहीं। जी अब वहां पर जो यंगस्टर्स ने, वहां के जो नौजवान हैं अफगानिस्तान के, वो खुद भी इसका बिल्कुल जो है वो मायूस हुए हुए हैं। उन्होंने अब खुद एक पॉपुलर रेजिस्टेंस फ्रंट अपना एक खोला है, जिसमें वो इस अबूरी गवर्नमेंट से जान छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन चूंकि बंदूक के जोर पे इन्होंने वहां पे राज कायम कर रखा है, ठीक है। तो लिहाजा अब ये अंदर से एक निकलेगी मूवमेंट और इनको फारिग किया जाएगा, और ये अभी इनके रेट तो इनकी है ही कोई नहीं। बिल्कुल ठीक। सेकेंडली, जो इंडियन जो ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ से एक थ्रेट इवॉल्व या ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात करते हैं, तो हमने खातर ख्वाह सिग्नलिंग कर दी है। हमने तैमूर 2 का जो मिसाइल का, हमने जो बैलिस्टिक मिसाइल है जो एयर टू सी शिप्स के अगेंस्ट हमने होता है, उसका टेस्टिंग कर ली। अल-फतेह मिसाइल जो 450 किलोमीटर दूर फायर कर सकता है, हमने एनफ स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग कर दी है। क्या इंडियंस की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, वो इस किस्म की कोई नालायकी कर सकती है कि पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करे? मैं समझता हूँ नहीं करती। वो अब मेरे ख्याल में मजीद अपने आप को नहीं बेचेंगे। जो इसकी बीजेपी की जो एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है, वो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ चीजें लाजमी जो पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान हम वक्त तैयार है। बिल्कुल लिहाजा सिक्योरिटी के लिहाज से पूरी कौम को एक अपने उसमें एतबार में लेते हुए आज की स्टेटमेंट बड़े वाज़ेह तौर पे दिखाती है कि एक मजबूत पाकिस्तान जो है उसी सूरत में इंश्योर किया जा सकता है जो महफूज हो। ठीक है सर, मेरे साथ जी जी सर मेरे साथ रहें। मेरे साथ रहें। ईरान अमेरिका जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर बात करनी है, लेकिन अभी मैं इमरान साहब को भी आएंगे। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर ये फरमाएं कि इस प्रेस रिलीज में भी जो अफगानिस्तान के हवाले से हमें कंसर्न्स हैं, बिलखुसूस जो सेफ हेवन्स हैं, उनका बार बार जिक्र किया जा रहा है। फिर उनका जो प्रोपेगेंडा सेल है, जिसको ऑब्वियसली बड़ी सपोर्ट है इंडियन मीडिया की, इंडियन मीडिया आउटलेट्स की, उसका जिक्र किया जा रहा है। So where do you see the regional players के इस सारी सूरत हाल में, जबकि पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स भी किए और एक कॉन्फ्लिक्ट भी जन्म लिया, और फिर उसके बाद दहशतगर्दी में किसी हद तक कमी भी आई है, लेकिन बार बार हम ऑफिशियली इसको रिट्रीट कर रहे हैं कि यहाँ पे सेफ हेवन्स हैं। तो रीजनल प्लेयर्स कहाँ, कौन कहाँ कैसे खड़ा है? देखें, जो प्रेस रिलीज है वो बिल्कुल जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब ने एक्सप्लेन किया, वो बिल्कुल ठीक है। रीजनल प्लेयर्स का ये इशू नहीं है, ये बायलैटरल इशू है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। इसको जगह जगह उठा के ले जाने की पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं है। ये जिस वक्त ये जगह जगह हम इसको लेके जा रहे थे, उस वक्त ये मैंने कहा था कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। कभी अगर दोहा की टॉक्स कतर में हुई थी, कतर की अपनी मिडल ईस्ट में हालत ख़राब है, या टर्की या चाइना में जाके, चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन वो रुमची में जाके एक एक हफ्ता बातें करना, दिस इज़ आवर ओन इशू, ये हमने खुद हल करना। बेशक आप सपोर्ट हासिल करें और आप काइनेटिक और नॉन काइनेटिक मीन से इसको हल करें। बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी होती है टॉक्स में और काइनेटिक एक्शन में, और हमारे अपने जो एरियाज़ हैं, आपके केपी के ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें रात को पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट नहीं जा सकती, तो बराए करम उसकी तरफ भी तवज्जो करें। तो तब ये होलसम अप्रोच है, ये बायलैटरल और हमारा इंटरनल मसला है, तब ये हल होगा। इमरान साहब, जब इसे इंटरनल कहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि जब भी निगोसिएशन होती है, बातचीत होती है, तो सबसे बड़ा कंसर्न जो मुख्तलिफ कंसर्न क्वार्टर से मैंने सुन रखा है वो ये है कि इनकी कोई एश्योरेंस, को गारंटी नहीं होती। जो डेलीगेशन आता है उसका मैंडेट नहीं होता ही, दे हैड टू रिपोर्ट बैक टू कंधार और काबुल इधर, और उसकी वजह से कोई एश्योरेंस या अक्सर तो रिटन बातें जो हैं उसको भी वो यानी मानने से इनकारी हो जाते हैं। सो आई थिंक वो दो तरफा मामले में सबसे बड़ी हर्डल नहीं है क्या? बिल्कुल ये हर्डल है, लेकिन वो चीन के कहने से या किसी और मुल्क के कहने से भी बाज नहीं आएंगे। ये एक आइडियोलॉजिकल गवर्नमेंट है, ये रैशनल एक्टर नहीं है जिस तरह के होते हैं रियलिस्टिक प्लेयर्स होते हैं
जिनके आप पैसे रोक लें तो ठीक हो जाए, या बाकी चीज़ें रोक लें तो ठीक हो जाए, या जिन पे अटैक करें तो ठीक हो जाए। ये हमें खुद हैंडल करना पड़ेगा, उनको डिकैपेसिटेट करना पड़ेगा। अगर हमारे पास क्लियर इंटेलिजेंस है कि सारा कुछ वहाँ से हो रहा है। इंटरनल से मेरी मुराद है पाकिस्तान के अपने एरियाज़ हम्म व्हिच लाई विदिन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। हम्म पाकिस्तान को उसमें भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। ये हमारा इट्स वन ऑफ आवर वीक एरियाज़। हम्म तो ये दोनों सूरतें मिलके होगा। आप मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि नहीं जी, इसका मामला सऊदी अरेबिया में या अंकारा में या कतर होगा, लेकिन मैंने आपको अपनी ओपिनियन दी है, जो जो मुझे सूट करती है और जो मेरे दिमाग को सूट करती है। ठीक ब्रिगेडियर साहब, लेकिन इसमें एक और मसला भी है जो इमरान साहब भी बात कर रहे हैं ना। जब हम रीजनल प्लेयर्स की बात करते हैं तो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी तो है ना। द वे इंडियन मीडिया, इंडियन आउटलेट्स वो जो प्रोपेगेट करते हैं अफगानिस्तान काबुल के साथ मिलके, समहाउ कुछ मशरक़ वस्ता से भी हमें, यानी हम पब्लिकली उस तरह से बात नहीं करते। सो देयर आर मल्टीपल प्लेयर्स जिनकी इंटरेस्ट है काबुल में कि काबुल की जो प्रॉक्सीज हैं वो पाकिस्तान के साथ इंगेज रहें, पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए। ये भी तो एक फैक्ट है, बेटर रियलिटी है ब्रिगेडियर साहब। कोई शक नहीं इसमें। हमारी जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट होने के बावजूद अगर हम इकोनॉमिकली या जो इंटरनली हम थोड़ा सा जो है सोशल मीडिया के थ्रू जो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है, तमाम के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। आप मिडिल ईस्ट के जिस मुल्क की बात कर रहे हैं वो कैसे बना था? उसकी सारी इकोनॉमी पाकिस्तान के जो है वो यहाँ से पिलफरेज होके तो वहां पर गई थी, पोर्ट आपको सब पता है। हम यूएई की बात करें, पूरी दुनिया जानती है। अब उसका भी इंटरेस्ट है कि यहाँ पे हम एंगेज रहें। जिस तरह की स्टेटमेंट्स वहां से आती हैं या भी जिस तरह पाकिस्तानियों को वहां से रिपोर्ट किया जा रहा है, ये तमाम चीजें दुख देने वाली हैं। लेकिन जब आपको स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आ जाता है तो फिर तमाम चीजें आप नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं। पाकिस्तान को क्यों वेस्ट में एंगेज किया जा रहा है अफगानिस्तान के साथ? क्योंकि टू फ्रंट वॉर का जो सिनेरियो है, एक तो वो ऑपरेशनलाइज करना चाहते हैं इंडिया वन, और सेकेंडली उनका जो स्ट्रेटेजिक थिंकर है जिसकी वो लाइंस को फॉलो करते हैं वो चाणक्य कोटैलिया है। चाणक्य कहता है कि आपका जो इमीडिएट नेबर है वो आपका दुश्मन है और आपका नेबर का नेबर आपका दोस्त है। तो लिहाजा चाणक्य के टीचिंग्स के हिसाब से अफगानिस्तान उनका दोस्त है। अब उनको लकीली इंडियंस को ये भी पता चला कि मतलब मालूम है कि अफगानिस्तान में पैसे नहीं है, कोई दुनिया उनको रिकग्नाइज नहीं कर रही, तो लिहाजा वहां पर वो मादर पिदर आजाद होकर जिस तरह की मर्जी इन्वेस्टमेंट करे या वहां से पाकिस्तान के अंदर एंगेज करे। क्योंकि इसने पहले ईस्ट के अंदर एक ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले भी जितने मार्के हैं उसमें मजा चखा है। अब वो पाकिस्तान को टू फ्रंट वॉर सिनेरियो में फंसाना चाहता है, लेकिन वो भूल जाता है कि हम डे वन से 1947 से लेके अब तक हम पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में और तमाम जितने हमारे मिलिट्री कॉलेजेस और जो है वॉर कॉलेजेस वगैरह है उसमें हम पढ़ते ही इंडिया को हैं। वो जो सांस लेते हैं उसका भी पता है कितने मिनट में वो कितनी उनकी सांस आती है और कितने उनके वेपन्स हैं और क्या कैपेबिलिटी है। हमें ये भी मालूम है कि वो कितने ट्रेंड है। तो डे वन से हमारी तो कोई एक्सपेंशन डिजाइन नहीं, जबकि इंडियंस जो है वो रिविजनिस्ट स्टेट है। वो तो महाभारत का कॉन्सेप्ट है, वही वाला जो ग्रैंड इसराइल की जो बात करते हैं वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। लिहाजा उनको अच्छी तरीके से पता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी और हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लोग डे वन से इंडिया को पढ़ते हैं। किसी भी सूरत वो मिस एडवेंचर करते हैं तो उनके मुंह की खानी पड़ती है। ऑपरेशन सिंदूर 2 के रिस्पॉन्स में जो हमने बुनियाद महसूस किया, 55 मिनट की जंग के अंदर 6 जहाज उनके पहले हल्ले में नीचे आए थे और 10 तारीख को सिर्फ अल-फतेह मिसाइल फायर किया था और उसके फौरन भागे थे जाके कि हमें सीज फायर कर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर मेरे साथ हैं। अच्छा इमरान साहब, वन लास्ट कमेंट ऑन दिस सब्जेक्ट, फिर आगे मैं ईरान भी जाता हूँ। वो जब इंडिया का जिक्र यहाँ पे आया मार्के हक का, तो मैं देख रहा हूँ फॉरेन अफेयर्स ने आज एक बड़ा तफसीली मजमून छापा हुआ है। वो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच तबाहकुन जंग का खतरा है, मामूली चिंगारी भी वजह हो सकती है। जो बिल्डअप इंडिया की जानब से किया जा रहा है वो इसका खदशा है कि एक बड़ा तसादुम पेश आ सकता है। आपको लगता है कि मोदी सरकार स्पेशली आफ्टर विनिंग द वेस्ट बंगाल they will be up to go for the conflict again? नहीं, मैं ब्रिगेडियर साहब से एग्री करता हूँ कि उनको काफ़ी अच्छा मज़ा सिखाया गया है। लेकिन मैं आपको दोनों से गोश गुजार करता हूँ। जो वो सिंदूर 2 कहते हैं ना, सिंदूर 2 इज़ ऑन। जो उन्होंने मार खाने के बाद में की ना, उन्होंने पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा शुरू कर दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ना सिर्फ पैसा देते हैं, प्रॉब्ली उनके सेल्स भी हैं और बीएलए और टीटीपी को वो जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं,
मेरे तो ख्याल में संदूर 2 संदूर 3 वही है। अब वो मेरा ख्याल है कन्वेंशनल वॉर शुरू करने की बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। आई थिंक दे हैव बीन टॉट अ लेसन। हमें उनके जो बाकी नेफेरियस डिज़ाइंस हैं, देखिए वो बिल्कुल सही कहा कौतिल्या का, चाणक्य का, लेकिन इंडिया का तो वी डोंट इवन हैव टू गो डीप। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा, वी नो देम इनसाइड आउट। वो जो हमारे लिबरल्स कहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ, अब वो पाकिस्तान को ठीक समझने लग गए हैं, क्या वो वाजपेयी था, उसके बाद दे स्टिल ऑन द सेम एजेंडा। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ इंडिया, दे विल नेवर बी सिंसियर टू अस। वेरी ट्रू। वेड साहब, ये जब इमरान साहब कह रहे हैं कि वी शुड बी वेरी केयरफुल, मुझे बंगाल की ममता बनर्जी की जो शिकस्त है, मैं उसे किसी और तरह से बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस देख रहा हूँ कि वो बांग्लादेश जो दिल्ली से दूर हुआ, उसको सिस्टम में लाना या दोबारा उस मामले पे लेके आना, बड़ा अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट है वेस्ट बंगाल का। और जितनी उन्होंने वहाँ पे मेहनत की, मुझे तो ये भी लगता है कि डीप स्टेट या उनके जो अपने मामलात हैं, उन्होंने दे केम इनटू एक्शन। मुसलमान वोटर्स के वोटिंग के राइट्स कैंसिल किए गए, एक सर्टन किस्म की नेफेरियस कैंपेन थी वहाँ पे। वो बीजेपी जो गोश्त खाने वालों की दुर्गत बनाती थी, सरेआम उनको मारती पीटती थी, वही बीजेपी इस कैंपेन में मछली खाने को बड़ा फ़ख्र समझ रही थी। तो यानी उनके कॉल फेल में जो तजाद था, तो ये वेस्ट बंगाल की जीत और बांग्लादेश फिर पाकिस्तान, इसमें कोई जो मैं ज़्यादा शकील कलब तो नहीं हो रहा कहीं? नहीं, आप जो आपने एनालिसिस ब्रिगेडियर कर रहे साहब हो से वो पूछा, किसी हद मुझसे तक जरूर पूछा? है जी अनप्रेसिडेंटेड जो है वो रिजल्ट जरूर है, लेकिन ऑफ कोर्स वो कहते हैं ना, जब जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है, वही वाली बात है। आप तसल्ली रखें, चीजें इंशाल्लाह ताला खुद ही अपना कोर्स लेंगी। इसमें पाकिस्तान को या बांग्लादेश को या इंडिया को किसी भी किस्म की वो जो एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो पब्लिक है वहाँ की, वो खुद वहाँ पे वो डिसाइड करेगी कि किस डायरेक्शन में जाना। आप मणिपुर जो 7 सिस्टर्स हैं उनकी जो सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उससे ऊपर वाली, वो तो बांग्लादेश के साथ इलाहा करने का सोच रही हैं जो वहाँ पे पोलिटिकल पार्टीज है। वो तो इंडिया के साथ अब चलना भी नहीं चाहती हैं। तो ये तमाम ओवरऑल तनाज़र में देखें, इस तरह की चीजें नैरेटिव्स जरूर जो है वो आते हैं उसके अंदर, लेकिन ये पॉपुलर मूवमेंट्स जो होती है ना, खुद ब खुद अपना सक्सेस, जैसे पानी रास्ता या दरिया अपना रास्ता खुद अपनाता है, ये पानी अपना धारा खुद अपनाता है। आप बड़े जल्दी आप देखेंगे कि किस तरह की चीजें डेवलप होंगी। लेट्स होप कि चीजें वही हों जैसे हम सब एंटिसिपेट कर रहे हैं। इमरान साहब, आपकी वेस्ट बंगाल इंतखाबात और बीजेपी का जो वहाँ पे क्लीन स्वीप है, उसके ऊपर क्या आपकी राय है? मेरी तो बड़ी शकील कलब किस्म की राय है। वो है, आपकी राय किसी हद तक ठीक है। वोटर लिस्ट के साथ उन्होंने रिगिंग की थी। बहुत सारे मुसलमानों और दलित्स को उन्होंने इसको पता नहीं गैरी मेंडरिंग या जेरी मेंडरिंग कहते हैं, जी का मसला ही रहता है अंग्रेजी में। तो वो उन्होंने किया, बड़ा कुछ किया। ठीक। लेकिन मोदी इसलिए जीतता है कि मोदी गुड गवर्नेंस का एक धोखा देता है, और दूसरा मोदी इन जो हिंदूज हैं जो कभी इस तरह यूनाइट नहीं हुए थे, उनको हिंदुइज्म एज अ थ्रेट के नाम पे इकट्ठा करता है, और वो मेजोरिटी में, और वो जीत जाते हैं। बाकी जिन दो बाकी स्टेट्स में हुआ है, इसमें वो नहीं जीता। लेकिन वहाँ भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स हटाई गई हैं। तो आप बीजेपी से ये एक्सपेक्ट करें कि वो कुछ भी कर सकती है फॉर एन इलेक्टरल विक्ट्री। और रिगिंग करना ना, इनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब वो टीएन सेशन के ज़माने जैसा कोई अच्छा होता है नाउ इट्स अ स्टेट जिसका मीडिया भी कंट्रोल में है, जिसकी जुडिशरी भी, मतलब है, कोई पाकिस्तानी की जुडिशरी को 100 में से 100 शायद ना, तो इंडिया को तो बहुत ही कम मिलते हैं। और देयरफॉर हैंकी पैंकी ज़रूर है, लेकिन बांग्लादेश में भी इंशाल्लाह पाकिस्तान हैज डन अ लॉट ऑफ गुड एफर्ट्स। और जब तक हसीना को दबा के ये बैठे हुए हैं, उस वक्त तक इनकी क्या गुडविल होनी है बांग्लादेश। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इमरान, ब्रिगेडियर टायर अहमद सईद महनाज साहब। इन दो इवेंट्स के ऊपर हमने तफसील से उनका नुक्ता नज़र जाना। मसला वही ईरान और जो अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें उनके सेक्रेटरी वॉर की ताज़ा स्टेटमेंट, यूएई के कंसर्न्स, ईरान की पोजीशन, ये कहाँ जाएगी अब सूरत हाल। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इसका जायज़ा लेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी मुझे ज्वाइन कर रखा है रियर एडमिरल रिटायर्ड जनाब फैसल शाह साहब ने, और हमें ज्वाइन कर रखा है वेरी एमिनेंट वॉइस शहरियार खान साहब। इंटरनेशनल फेयर्स पे कमेंट्री करते हैं इस्लामाबाद में और दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शाह साहब, मैं आपकी तरफ आने से पहले ज़रा खुलासतन अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि पीट हेग्सेथ हूँ या उनके जो जनरल डैन कैन है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई। व्हाट आई वाज एंटिसिपेटिंग कल के वाक़यात के बाद जो यूएई के साथ पेश हुए कि शायद कोई रिटेलिएट किया जाए, बट अनलाइक दैट वो कह रहा है कि जी नहीं, अभी हम ऐसा कोई इरादा नहीं रखते और लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ईरान को हम आपने हुर्मस बंद करने की इजाज़त भी नहीं देंगे। उसका जुमला था द सीज़ फायर इज़ नॉट ओवर, दिस इज़ अ सेपरेट प्रोजेक्ट। यानी ये जो 400 जहाज़ों को और 20,000 के हमले को निकालना है जो उन्होंने नया ऑपरेशन लॉन्च किया है, ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थी इस मद में। और इसको देख के क्या लगता है आपको, ये मैं आपसे बात करूँगा और फिर शहरियार खान से भी। तो आप फरमाइए सबसे पहले कि ये नेवल ब्लॉकेड और उसके साथ वो 400 से ज़ायद जहाज़ उनको बाहर निकालना है और यूएई वाले वाक़े के बाद उस तरह से रिटेलिएशन ना होना, व्हाट डज दैट मीन? शुक्रिया जामी मुझे प्रोग्राम में लेने का। नेवल ब्लॉकेड तो उन्होंने लगाया हुआ है ईरान के खिलाफ कि ईरान को इकोनॉमिक पनिशमेंट दी जाए, तो वो तो वहीं पे कायम है अभी भी। और ईरान से आने जाने वाले जहाज जो खास तौर पे ईरान के शेडो फ्लीट के जहाज हैं उनको पकड़ रहे हैं वो। अच्छा, उसमें से जरूरी नहीं है कि वो सारों को ही पकड़ रहे हैं, कुछ जहाजों की खबरें हैं कि वो एस्केप भी कर रहे हैं, निकल भी रहे हैं। तो ब्लॉकेड है भी और नहीं भी है, या तो उसको कभी इफेक्टिव कर देते हैं, मेरा ख्याल है को इंसेंटिवाइज करने के लिए ईरान को टॉक्स के लिए, और कभी उसको सख्त कर देते हैं प्रेशर करने के लिए, जो मुझे समझ आई है उनकी टैक्टिक्स। जहां तक ये 400 जहाजों को निकालने का मामला है, ये है प्रोजेक्ट फ्रीडम, ऑपरेशन फ्रीडम नहीं है, प्रोजेक्ट फ्रीडम। अच्छा, प्रोजेक्ट जो होता है वो आप समझें कि उसमें ऑपरेशनल चीजें कम होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें ज्यादा होती हैं। तो प्रॉब्ली जहाजों को ये गाइड करेंगे कि कौन सा रास्ता सेफ है, ईरानी इस वक्त कहाँ पर है, कहाँ डिप्लॉयड है, कहाँ उनकी कंसंट्रेशन है, कहाँ वो वीक हैं, तो आप इधर से आ जाएं, उधर से आ जाएं। उसमें कोई इंश्योरेंस कंपनीज को वो तबकी देंगे कि जरा इंश्योरेंस कर दो जहाजों की। मेरा ख्याल है कि ये इस किस्म की एक चीज है जो वो करना चाहते हैं। अच्छा, मसला ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे एक्चुअली जो बक है ना वो फंस गया है आगे, और अब अमेरिका के लिए ये जाहिर बात है कि एक इज्जत की भी बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवानी है। तो मुझे ये लगता है कि जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है इसको सिंक्रोनाइज किया है उन खबरों के साथ जो आ रही हैं कि शायद इस हफ्ते में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू हो जाए, कोई कम से कम कोई फ्रेमवर्क ऐसा बन जाए जिसपे दोनों एग्री कर जाएं और टेम्पररी सीज फायर को परमानेंट सीज फायर में कन्वर्ट कर दें और फिर बातचीत आगे शुरू करें। तो अगर ऐसा हो जाता है और इसके नतीजे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल लूज कर देता है, बिल्कुल ठीक, या उसमें से जहाजों को गुजरने की इजाजत देता है, तो कम से कम अमेरिका के पास एक ट्रॉफी होगी और फेस सेविंग के लिए कि जी देखो हमारा ऑपरेशन ये प्रोजेक्ट फ्रीडम था जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गई। अदरवाइज तो मैं नहीं समझता कि ईरान की मर्जी के बगैर, उसके कॉन्सेंट के बगैर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑपरेट कर सकते हैं या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से जहाजों को एस्कॉर्ट कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन है इनके लिए फिलहाल। बिल्कुल ठीक सर, मेरे साथ रहिएगा। शहरियार खान साहब, आप भी सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, ये बताइएगा कि ये सारी डेवलपमेंट कहाँ जाती दिखाई देती है? क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ आउटलेट्स हैं जिन्होंने मिडल ईस्ट के हवाले से बड़ी हैरानकुन खबरें डाली हैं कि जी एज एफ ईरान इस प्लानिंग के वो यूएई के ऊपर एक भरपूर हमला करे, और यूएई के हवाले से भी ऐसी खबरें आई। ईरान ऑफिशियली इसकी तस्दीक नहीं कर रहा। आप क्या समझते हैं कि स्पॉयलर्स एक्ट है कि जो जंगबंदी जारी है या बीच में बैक ड्रॉप में सिफारतकारी जारी है उसको मुतासिर किया जाए, जो कल के वाक़यात हुए और आज भी जो सूरत हाल है? जी जामी साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा जामी साहब, ये तो बिल्कुल 100% स्पॉयलर्स की कोई मुझे लग रही है एफिशिएंसी। देखें ना, अब जो कल जो वाकया हुआ जिसमें अटैक्स वगैरह भी हुए, यूएस ने ये भी कहा कि वो ईरानियन बोट्स को भी उन्होंने टारगेट किया, और उसकी रिटेलिएशन में जो ईरान ने यूएई के ऊपर अपने मिसाइल्स भी मारे और उसके अलावा ड्रोन अटैक भी किया। और आप देखें उसके बाद स्टेटमेंट्स वगैरह कैसी आई, और आप अपने इंट्रोडक्शन में भी ये कह रहे थे कि काफी म्यूटेड किस्म का रिस्पांस था। और जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उन्होंने भी यही कहा कि जी ये जो सीज फायर है ये कंटिन्यू कर रहा है। तो दैट बेसिकली मींस कि जो थ्रेश होल्ड है मिनिमम, उससे नीचे ही ये सारी कार्रवाई हुई थी, और यूएस की साइड से ये इंडिकेशन आ रही है कि वो सीज फायर को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ऑब्वियसली हर जगह पे स्पॉयलर्स हैं,
बहुत से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो चाहते हैं कि ये जंग दोबारा स्टार्ट हो जाए और जो ये कार्रवाई स्टार्ट हुई थी इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। मेरे ख्याल से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका एपेटाइट नहीं लग रहा कि इस जंग को आगे मजीद बढ़ाया जाए। और ये जो बेसिकली एक तरह से ईगो बैटल है, और मैं शाह साहब के साथ एग्री करता हूँ कि दोनों साइड्स को फेस सेविंग की जरूरत है। लेकिन एक पॉइंट मेरा ये भी है कि जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होती जा रही है। सुकड़ रही है, एक स्क्वीज तो हो ये रही है। कि जोग्राफिया के साथ लड़ाई नहीं की जा सकती, उसमें जो ईरान है उसका कंपेरेटिव एज है उस इलाके में। और दूसरा ये कि आईजीआरसी जो है और जो उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं उसका कंट्रोल बढ़ता जा रहा है और उनका जो नैरेटिव है वो आगे बढ़ता जा रहा है और जो पॉलिटिकल उनकी साइड है वो वीक होती जा रही है। तो ये ना हो कि ये सारी की सारी नेगोशिएशन और ईगो बैटल के अंदर जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर ये कोई ना कोई डील की जा सकती है वो बंद ना हो जाए। और ये सीज फायर बहुत डेलिकेट है और कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा स्पॉइलर अगले कुछ दिनों में ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से ये सीज फायर जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाए। और कुछ और जियोपॉलिटिकल भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं साथ साथ जिसके ऊपर हमें नजर रखने की जरूरत है। एक ये कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं अरागची साहब, वो आज चाइना की तरफ चले गए हैं और वो बेसिकली वहां पर चाइना की तरफ जो है वो कुछ सपोर्ट वगैरह चाहते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की भी विजिट जो है वो 15 तारीख मई को में जी मई में अगले 1-2 हफ्ते में चाइना का उनका भी विजिट तय है, जो कि पहले मार्च में होना था और वो इसी जंग की वजह से डिले हो गया। तो ये ऐसा एक वाकया होगा जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप भी नहीं चाहेंगे कि ये जो जंग है ये मजीद आगे चले, क्योंकि उनके ऊपर भी डोमेस्टिकली बहुत प्रेशर है, उनकी जो रेटिंग्स हैं बहुत नीचे जा चुकी हैं और वो एक इस वाले मामलात से यूएस को बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक, रूट्स ऑन ग्राउंड जो है उसके ऊपर भी डिस्कशंस वगैरह हो रही हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी जो पब्लिकेशंस हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन कर रही हैं, लेकिन आई पर्सनली डोंट थिंक कि वो भी एक वाइबल ऑप्शन है। एंड एनीथिंग शॉर्ट ऑफ दैट मेरे ख्याल से जो हुर्मुज है उसको खोला नहीं जा सकता बगैर ईरान की इजाज़त के। बिल्कुल ठीक है। शहरिया मेरे साथ हैं। शाह साहब, जो बात मैं कर रहा था स्पॉयलर्स की, उसमें मैं देख रहा हूँ एक मिडल ईस्ट आई नामी वेबसाइट कहा जी कि ईरान ने सऊदी अरब को बताया कि वो यूएई को कुचलने का मंसूबा रखता है और फिर यूएई के साथ जो ताल्लुकात हैं इसराइल के, वो लेज़र गाइडेड डिफेंस सिस्टम भी और आयरन डोम की कहानियाँ भी सुनने को मिल रही हैं। कोई इनके दरमियान पैक्ट एसेस्पा नामी, उसके ऊपर भी अब खुलेआम कमेंट्री हो रही है। ये जो मुद्दा मैं उठा रहा हूँ ये भी आपको महज एक ऑप्टिकल वैल्यू लगती है, स्पॉइलर लगता है, या इसमें कोई दमखम दिखाई देता है आपको? देखिए जामी, जंग के शुरू से इजराइल की हत्तुल इम्कान ये कोशिश रही है कि ये तमाम अरब ममालिक इस जंग में शामिल हो जाए। वेरी ट्रू। उसके बड़े फायदे थे जो इजराइल को मिल सकते थे। पहला फायदा ये था कि जो सप्लाई चेन, वेपन इक्विपमेंट की सप्लाई चेन का एक डिलेमा क्रिएट हो गया था यहाँ पे, जिसकी वजह से जो कि एक फैक्टर था इस सीज फायर के लिए, वो एड्रेस हो जाता है। क्योंकि इनके पास जितना भी वेपन सिस्टम है वो वेस्टर्न ओरिएंटेड है या यूएस ओरिएंटेड है, तो वो आराम से इंटीग्रेट हो जाता उन वेपन सिस्टम्स के जो इजराइल और यूएस के पास है। तो वो जो सप्लाई चेन का डिलेमा था वो खत्म हो जाता। फिर आप ये देखिए कि अरब्स और पर्शियंस की जो एक हिस्टोरिकल लड़ाई है, जो एनिमिटी है, वो दोबारा उभर के सामने आ जाती है और उसी एनिमिटी के बैकग्राउंड में ये लड़ाइयाँ चलती रहती। और तीसरा ये था कि ये सारे लड़ते लड़ते आपस में वीक हो जाते और इजराइल ऑटोमेटिकली यहाँ से रीजन का हेजेमन बन जाता। तो इजराइल के तो बड़े फवायद हैं कि अगर कोई एक अरब मुल्क भी इसमें शामिल हो जाए तो वो आग सारे अरब में फैल जाएगी। ठीक। और मैं समझता हूं कि वो अभी तक बाज नहीं आया है और वो इस किस्म की हरकतें कर रहा है। देखें, सीज फायर से सबका फायदा है दुनिया, वेरी ट्रू, सिवाय एक मुल्क जी, दैट इज इजराइल। और इसराइल का आपने जिक्र किया तो आज जीबी एक्सप्रेस ने एक सर्वे किया है, दुनिया भर में कुछ सैंपल लिया, उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने बताया कि इजराइल हैज बिकम द मोस्ट हेटेड कंट्री एट 97.55% अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पोल्स जो उन्होंने किए हैं। दे आर द रीजन, चाहे वो नस्ल कुशी हो, जेनोसाइड हो गाजा में, लेबनान में, या फिर ईरान की सूरत हाल हो, सो दे आर द रीजन। और फिर कल ही ओबामा ने कन्फेशन किया न्यूयॉर्कर के सामने कि ये मुझे भी परसुएट कर रहा था नेतन्याहू टू अटैक ऑन ईरान, लेकिन उसने कहा जो मेरे सिलसिले में पेशन गोइयाँ थी दुरुस्त साबित हुई, हम उसके जाल में उस वक्त नहीं आए और वो सारा कुछ तारीख का हिस्सा है।
शाह साहब मेरे साथ ही नहीं, छोटी सी एक ब्रेक ले रहा हूँ। शहरियार साहब छोटी सी ब्रेक के वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। शहरियार मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन शाह साहब की डोमेन से जुड़ा एक सवाल है। मैं शाह साहब देख रहा था जनरल डैन केन को, ये कह रहा है कि दीज पैराट्रूपर्स आर कॉन्स्टेंटली रेडी टू जंप फ्रॉम एयरफोर्स एयरक्राफ्ट इनटू ग्राउंड कॉम्बैट एंड सीज की टेरेन इफ ऑर्डर टू डू सो, जस्ट लाइक देयर प्रेडिसेसर्स डिड इन सिसिली एंड नॉर्मंडी इन वर्ल्ड वॉर II। ये क्या तशबीह दे रहे हैं, किस बात की मिसाल दे रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या जो अमरीकी मरीन्स हैं वो पैरा ट्रूपिंग के जरिए नीचे उतरेंगे आपने हुरमज़ में अहम जगहों पे की जगहों के ऊपर? मेरा ख्याल है कि 2 जगहें हो सकती हैं जहाँ की वो निशानदेही कर रहे हैं। एक तो खरग आइलैंड, जिसका पहले आपको याद होगा ट्रंप ने बहुत वावेला मचाया था, बहुत शोर मचाया था कि हम खरग आइलैंड पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन जब उनको मेरा ख्याल है सिचुएशनल अवेयरनेस दी गई तो उनको ये अंदाजा हुआ कि नहीं, ये तो बड़ा घाटे का सौदा है। दूसरा मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स हैं ईरानियन IRGC की, उनके लिए शायद इनको उतारा जाए और वहां से उनको तबाह करके और जो कंट्रोल है उसको वीक किया जाए। लेकिन जामी एक चीज याद रखें जी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ज्योग्राफी ऐसी है जो ईरान को नेचुरली एडवांटेज देती है, ठीक। डोमिनेंस देती है। मैं समझता हूं कि अगर आप ईरान का या IRGC का सारा मिलिट्री हार्डवेयर भी ले लें, उनसे वो बोट्स और मिसाइल बैटरीज भी ले लें, सिंपल रॉकेट लॉन्चर्स के थ्रू जो कि फिशिंग बोट पे लोग बैठे हुए हों, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, वो बोट्स अच्छा, शिप्स को हरास कर सकती हैं, शिप्स को टारगेट कर सकती हैं और भाग भी सकती हैं। तो क्योंकि कंफाइंड वाटर्स है ना, रिस्ट्रिक्टेड वाटर्स है, कंफाइंड वाटर्स है, तो उसमें छोटे प्लेटफॉर्म जो कि एजाइल हो, मैनूवरेबल हो, वो कामयाब हैं बजाय इसके कि बड़े प्लेटफॉर्म्स हो या जमीन पे कोई बंदा अगर बैठा हुआ उसके किनारों में बैठा हुआ उनके मुकाबले। सही। तो मेरा ख्याल है कि अगर ऐसी कोई निशानदेही वो कर रहे हैं इन दोनों इलाकों में, और खरग आइलैंड का तो मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में शायद बताया था कि आइलैंड वॉरफेयर तो ये होती है कि आप उतर तो जाते हैं उस पे, जी जी, लेकिन उस पे सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है और उसके लिए आपको अपने पानी के जहाज चाहिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में से गुजर नहीं सकते। तो कैसे उनको एयर डिफेंस प्रोवाइड करेंगे जब उनको मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन आके लगेंगे ईरान के? तो मेरा ख्याल है कि ये स्टेटमेंट्स हैं। देखिए जामी, पहले भी शायद हम ये बात कर चुके हैं कि दोनों मुल्कों को 3 चीजों की बड़ी शदीद जरूरत है कि एक तो मैक्सिमम कंसेशन लें अपने फरीक से। ये भी पता है कि फरीक कंसेशन देने को तैयार नहीं है, तो फिर स्टेटमेंट्स और ब्रिंकमैनशिप और इस तरह के कोई जेस्चर्स शो करें, मसल फ्लेक्सिंग करें। दूसरा, डोमेस्टिक सपोर्ट दोनों नहीं लूज कर सकते, क्योंकि जिसकी भी डील डेली हुई उसकी रिजीम चली जाएगी, वो ईरान हो या US हो। और तीसरा मेरा ख्याल है कि नोशन ऑफ विक्ट्री क्राफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बैडली नीडेड कुछ टू बात आगे बढ़ रही है मुकम्मल जंग बंदी के लिए, तो वो चाहते हैं कि एक नोशन ऑफ विक्ट्री हो, दुनिया दिहाइयों तक याद रखे कि इस जंग में किसने क्या किया। ठीक है, तो मेरे ख्याल है बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स और एक्शंस हैं। ठीक है, लेकिन असल मसला ये है, असल जो चीज है वो ये है कि बैक डोर्स में बातचीत चल रही है और आगे बढ़ रही है, विच इज अ गुड साइन। बिल्कुल ठीक। शाह साहब साथ हैं। शहरियार साहब, अब कहाँ है पाकिस्तान, कहाँ इस वक्त खड़ा है? क्योंकि दोनों, बोथ ईरान या अमेरिका, ये तायद तो करते हैं, तौसीक भी करते हैं कि पाकिस्तान के ज़रिए राब्ता कारी जारी है, चाहे वो ईरान के 14 निकात हों या फिर अमरीकी तजावीज़ हों। कल भी उनके जो दफ्तर ख़ारजा थी, अमूर ख़ारजा ईरान की, वो तस्दीक कर रहे थे कि पाकिस्तान के ज़रिए कम्युनिकेट हो रहा है। ये महज कम्युनिकेशन की हद तक है पाकिस्तान का रोल, या कुछ तजावीज़ की हद तक मिल बैठने या सेकंड राउंड ऑफ इस्लामाबाद टॉक्स की भी कोई उम्मीद आपको दिखाई दे रही है डाउन दी लेन? जामी साहब, उम्मीद तो जो टॉक्स की है वो हमेशा रहेगी, क्योंकि जो ईरान की साइड है उसको पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा सूट करती है। जहाँ तक बात है जो पॉइंट्स वगैरह, वो तो ईरान ने 2 या 3 प्लान्स वगैरह पीस टॉक्स के ऑलरेडी सबमिट कराए हुए हैं US को। और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उस सारे प्लान्स के अंदर सीक्वेंसिंग का इशू है कि क्या चीज़ पहले की जाएगी, क्या चीज़ बाद में की जाएगी, इनरिचमेंट किस लेवल के ऊपर होगी, कितने साल के लिए रोकी जाएगी, उसके बाद कितने परसेंटेज पे की जाएगी। ये बेसिकली निटी ग्रिटीज हैं। उसमें बेसिकली जो सीक्वेंसिंग का इशू ये है कि जब से US ने उसके ऊपर जो ब्लॉकेड वगैरह लगाया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर, उसके बाद ईरान ने शर्त ये लगा दी है कि हम यूरेनियम या फिर न्यूक्लियर के ऊपर तब बात करेंगे जब आप ये ब्लॉकेड जो है वो ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये एक्ट ऑफ वॉर है। अब जो सारी की सारी जो पीस टॉक्स हैं इसके ऊपर हिंज कर रही हैं। अब दोनों साइडों में से बैकआउट करने के लिए कोई तैयार नहीं है और इसको वीकनेस समझ रहे हैं
जो ईरान है वो बेसिकली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके ब्लॉकेड को एज अ बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल कर रहा है कि देखें जीसीसी को अगर देख लें, यूरोप को देख लें, रीजन को देख लें, जितनी भी पावर्स हैं, चाइना और रशिया को भी देख लें, ये सारी की सारी जो हैं वो ईरान की मदद के लिए एज सच आई नहीं है। अगर ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सिर्फ एक ऐसी बार्गेनिंग चिप है जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को उन्होंने बिठा दी है, और यही बार्गेनिंग चिप वो समझते हैं कि हम यूज करेंगे तो हमें कोई लॉन्ग टर्म जो रिलीफ है वो मिलेगा, इसके बगैर नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ईरान तो जो है इसको एज अ अपनी लाइफ लाइन अभी यूज करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। यूएस की जो साइड है उसके ऊपर भी ऑब्वियसली बड़ा प्रेशर है, उनके एलाइज हैं, जीसीसी के अंदर भी एलाइज हैं, उसके बाद मिडल ईस्ट के अंदर काफ़ी उनकी प्रेजेंस वगैरह है, और जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है यूएस के अंदर डोमेस्टिकली भी, और जितने एलाइज हैं यूएस के वो भी उसके बिल्कुल। जो एलाइज का आपने जिक्र किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एलाइज का आपने जिक्र किया। स्टे विद मी शहरियार साहब। शाह साहब, मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ कि ये क्या फ्यूचर होगा फिर मशरक़ वुस्ता का, अगर सूरत हाल जूं की तू ही चलती है, स्पेशली ओपेक प्लस का और जो यूएई के रिसेंट अलाइनमेंट्स हैं और अनाउंसमेंट्स हैं, उसके बाद देखते हो आपको क्या लगता है क्या इमर्ज होगी नई शेप इस खत्ते की? देखिए जामी, एक चीज तो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुझे लगता है वो स्टेटस नहीं रहेगा जो 28 फरवरी से पहले था। अच्छा। इसलिए कि बेशक ईरान इस वक्त इसको लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फर्ज करें कि ईरान इसका कंट्रोल छोड़ देता है तो दुनिया इसका कंट्रोल हासिल कर लेगी, क्योंकि दुनिया को तो ये पता चल गया ना कि ईरान इसको बंद कर सकता है। पहले तो ईरान सिर्फ कहता था, लोग समझते थे, लेकिन कोई ऐसा वाकया हुआ नहीं था, लेकिन अब तो हो गया है। तो अगर ईरान छोड़ता है तो दुनिया तो जरूर ऐसे मेजर्स लेगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया जाए और उसको खुला रखा जाए। दूसरी चीज ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऑल्टरनेट रूट्स अब निकाले जाएंगे, ईरान खुद भी निकालेगा और बाकी जो अरब ममालिक हैं वो भी निकालेंगे। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, टाइम लगेगा, लेकिन बहरहाल वो करेंगे ताकि इसकी वैल्यू को कम किया जाए। तीसरी चीज जो मैं देख रहा हूँ कि I2U2 अगर आपको याद हो तो एक ग्रुपिंग हुई थी जी जो कि फिर बाद में जरा डोरमेंट हो गई थी गजा की जंग की वजह से, लेकिन उसका मैं जरा बढ़ता हुआ रोल देख रहा हूँ यहाँ पे। और मुझे लगता है कि इसके बाद I2U2 एक बड़ा प्रोनाउंस किस्म का ग्रुप होगा जो कि इस खित्ते में काम करेगा। अमेरिका को मैं यहाँ से वापस जाते हुए नहीं देखता, इसलिए कि अगर उसने जाना होता तो वो यहाँ आता ही नहीं और इतना खर्चा करता ही नहीं। उसके बेसिस वगैरह हैं जिनकी CNN की रिपोर्ट है कि बिल्कुल वो उनमें बहुत तबाही हुई है, ये बात सही है, लेकिन उसके एग्रीमेंट्स भी हैं इन अरब स्टेट्स के साथ जिनसे वो डिफाई नहीं कर सकते और इसको नहीं कह सकते कि आप यहाँ से निकल जाए, ना उनमें इतनी ताकत है। तो अमेरिका भी यहाँ रुकेगा, I2U2 भी प्रोनाउंस होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वैल्यू भी बतदरीज कम होगी और उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कंट्रोल पे मेरा ख्याल है कि ये जो टसल है ये चलती रहेगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। शाह साहब, मैनी थैंक्स फॉर योर टाइम, और शहरियार साहब, गुड टू हैव यू इन माय शो टुडे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। टाइम बात यह है कि अब देखना ही है कि नेक्स्ट 24-48 आवर्स के अंदर ये स्टेटस कहाँ जाता है। ये जो ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया प्रोजेक्ट फ्रीडम का, ये अमली सूरत को इख्तियार करता है, मजीद को कशीदगी निकलती है, या ये जो गौर करना है एक दूसरे की शराइत के ऊपर, इसका कोई हाल निकलता है। कुछ माहिरीन का मानना है कि डाउन द लेन अगले 10-12 दिनों के अंदर मुज़ाकरात की मेज़ सजेगी। और वो भी इस्लामाबाद में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।